मैं बस आपको एक चीज़ रियलाइज़ करना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसी सिचुएशंस में भी अचीव कर सकता हूँ ना, तो आप में से कोई भी अचीव कर सकता है। Hello everyone, this is Rhythm Shrasthav, MBBS first year student of GSM Medical College, Kanpur. So I scored 610 marks in NEET 2019 and currently I am pursuing my MBBS and I belong to Prayagraj. Okay, so इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट वाज माय वन होल ईयर स्ट्रैटेजी, मैं क्या करता था, मैं कौन कौन सी बुक सॉल्व करता था, मैं कैसे टेस्ट पेपर्स देता था, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टेबल, क्या एग्जैक्टली सही होता है, क्या चीज़ें सही होती है, क्या फ़ोन चलाना सही होता है साल भर। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि फ़ोन रख देंगे तो सही हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, या फ़ोन मैं चलाता था नहीं चलाता, सारी चीज़ के मैं जितने आपके मन में सवाल आते हैं मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। मगर मैं वो सबसे आपको बताने से पहले आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ, और ये स्टोरी बताने का मकसद मेरा बस एक ही है कि यार मैं अपने बारे में ब्रैग नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपको एक चीज़ रियलाइज़ करना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसी सिचुएशंस में भी अचीव कर सकता हूँ ना, तो आप में से कोई भी अचीव कर सकता है। एंड इफ यू कैन डू इट, ओके, कोई भी आप में से कर सकता है, ठीक है। सो मैं 12th में काफ़ी मतलब एवरेज स्टूडेंट था, मतलब एवरेज इन द सेंस कि हाँ क्लास में चलो आ जाता था, सेकंड थर्ड आ जाता था, ठीक है, मगर मेरी पढ़ाई खोखली थी। खोखली मतलब क्या होता है कि बाहर से तो सॉलिड दिखे, ठीक है, हॉलो, खोखली मतलब हॉलो, ठीक है, बाहर से सॉलिड दिखे मगर अंदर से खाली, समझ में आ रहा है, मतलब आई डिडंट हैव द बेस, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर नहीं थे, मतलब मेरे को कुछ चीज़ें बस ऐसे था कि याद थे, अच्छे केसेस याद थे, सारी चीज़, तो लगता था कि जब टीचर पूछे तो मेरे को वही चीज़ याद रहती थी, तो आई जस्ट आंसर, ठीक है, तो उस वजह से मेरे मार्क्स सही आ जाते थे या क्लास में अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन रहता था। मगर आई न्यू वेयर आई लैक एंड वॉट आर माई डीमेरिट्स, ठीक है। सो ऐसा चल रहा था यार, सब कुछ सही था। एक्चुअली मेरा एमबीबीएस का ड्रीम यार बचपन से था, मतलब होता नहीं है कि यार मैं हमेशा अपने आप को सोचता था, मैं जब छोटा भी था तो यार स्टेथोस्कोप जैसे होता नहीं है कि अपने ऊपर मतलब ऐसे लगा के देखना चाहता था कि जैसे कि कैसा लगेगा मेरे ऊपर और क्या है, जैसे मतलब कहीं से भी अगर मेरे को स्टेथोस्कोप, बस मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ या कहीं से भी जाऊँ तो आई जस्ट आस्क हिम फॉर स्टेथोस्कोप एंड उसको अपने ऊपर रख के देखता था कि मैं कैसा लगूंगा। मतलब होता नहीं कि आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट दिस ड्रीम। एंड मेरी मम्मा मेरे से ज़्यादा पैशनेट थी, मतलब शी वंस क्रैक्ड यूपीसी पीएमटी एंड मगर ड्यू टू फैमिली प्रेशर एंड ऑल दीज थिंग्स नानी जी की डेथ हो गई जस्ट आफ्टर दैट एंड उनकी शादी कर दी गई थी। सो उनका वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाई थी वो। सो उनका हमेशा से ड्रीम था कि उनका बच्चा वो ड्रीम अचीव करेगा, और इत्तेफाक की बात कहो या जो कुछ भी कहो, मेरे को भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इस फील्ड से, इतना ज़्यादा प्यार था कि मेरे को लगता था मेरे को बस ये अचीव करना है। सो मेरे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आ गए थे, 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल्स, 10 दिन बाकी थे मेरे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होने में, और उसके पहले मम्मा का एक्सीडेंट हो गया। मम्मा का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट तो बहुत माइनर था, आप सोचो, इमेजिन भी कर सकते हो कि यार मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाम में, ट्रैफिक जैम में गाड़ी चल रही है, और जब एक्सीलेटर लो तो बॉडी पीछे, मतलब पीछे आदमी नहीं बढ़ता है तो पीछे होता है, तो उसमें क्या हुआ, मम्मा पीछे गिर गई। शुरू में नॉर्मल था चीज़ें, फिर धीमे धीमे क्लॉट बन गया वो, एंड सिचुएशन ख़राब होती गई। वी टू खरटू, पहले हम लोग एम्बुलेंस प्रयागराज में रखे, फिर उनको ले गए लखनऊ, ले गए KGMC, मगर सिचुएशन ख़राब होती गई एंड वी लॉस्ट हर। मतलब यार लाइफ का एक होता नहीं यार, ऐसा फील होता है ना, मतलब मैं जब आपसे बता भी रहा हूँ तो मैं ज़्यादा उस मोमेंट को रिकॉल जब करने लगता हूँ तो आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ इन सम अनदर स्टेट। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि यार क्या हुआ लाइफ के साथ, क्या मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अपनी बॉडी का यार एक ऑर्गन ही चला गया हो। सो मतलब फिर ऐसा हुआ, मतलब समझ में, मतलब ऐसा समझ लो कि यार मम्मा ऐसा बोलती थी, MLN इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। सो मम्मा जब भी वहाँ से बाहर से निकलती थी या हम लोग साथ में निकलते, मम्मी कहती हैं देखो जैसे ये लोग वाइट कोट स्टेथोस्कोप पहन के निकल रहे हैं, या ये सब डॉक्टर्स निकल रहे हैं, सब स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, MBBS स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इनको देख के लगता है कि एक दिन मेरा बेटा भी ऐसा रहेगा, उनमें पता नहीं क्यों मेरे को मेरा अपना बेटा दिखता है। सो जब वो नहीं रही, मतलब यार सही में एक पल को ख्याल आया था कि यार सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड कर, सही बताएं मन में एक समय ख्याल आया था। और सही बताएं तो मेरी फैमिली में देखो, मेरी छोटी बहन है, शी इज़ 5 to 6 years यंगर देन मी, मतलब सोचो मैं 12th में था तो 5th 6th में रही होगी, और वो भी कितनी ज़्यादा छोटी थी, मतलब आई वॉजेंट दैट मैच्योर इनफ यार 12th में, मतलब जैसे आजकल के बच्चे होते हैं मैं उतना मैच्योर नहीं था।
मेरे को मतलब सही बता नीट के बारे में भी उतना क्लियर नहीं था। मेरे को बस ये पता था नीट, हाँ ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें 180 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 90 क्वेश्चन बायो। मतलब ऐसा कोई डीप नॉलेज नहीं थी कि व्हाट आई हैव टू स्टडी, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट थिंग्स आई हैव टू, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मतलब और कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं था। मेरी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई किसी के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा था। सब लोग इंजीनियरिंग, सब लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से थे। कोई किसी का कोई मतलब कोई मेडिकल फील्ड से था ही नहीं। देयर वाज नोबडी टू गाइड मी, ठीक है। सो मेरे को मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मेरे को बस एक चीज़ था, पापा ने मेरे से बात बोली एक, पापा और मेरा पहले उसके मतलब मैं जब थी तो पापा और मेरा काफ़ी ज़्यादा एक होता नहीं है डैड और सन वाला जो रिलेशन होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला गैप होता है, वो था यार। मगर आफ्टर मॉम, पापा प्लेड रोल ऑफ बोथ मॉम एंड डैड। मतलब ही स्टूड लाइक अ पिलर विद मी। और उन्होंने मेरे मतलब एकदम अचानक से उनका रोल एकदम मेरी लाइफ में चेंज हो गया। वो मेंटर की तरह मेरे साथ बिहेव करने लगे, मेरे को हर छोटी छोटी चीज़ पे समझाते थे। मतलब मैंने बोला कि पापा कैसे होगा नीट, मतलब जो मेरे साथ वाले थे यार वो सब कोटा चले गए थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को नहीं समझ में आता था कैसे होगा यार, क्या होगा, सारी चीज़ें मेरे को तो सही से पता भी नहीं है। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक लोकल कोचिंग प्रयागराज में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एंड आप तुमको पता भी चल जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और तुम अच्छे से मेहनत करोगे, आई बिलीव इन यू, और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सो आई टुक अ ड्रॉप, आई जॉइन दैट कोचिंग एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। मगर साल भर प्रिपरेशन किया, यही मैं घर रह के प्रिपेयर किया, मतलब पापा लोग के साथ, पापा बहन के साथ रहता था। और मगर यार घर में वो पढ़ाई नहीं होती थी। अल्टीमेटली मेरे बहुत ख़राब मार्क्स हैं, बहुत ख़राब, मतलब कि बताने लायक नहीं, ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। मतलब लगा कि यार मैं नहीं बनाऊँ क्या इस फील्ड के लिए, मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब यार बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी यार। मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मैं कितना कुछ भी, मतलब मैं जी जान लगा दूँ, तब भी 500 ऊपर मार्क्स नहीं आते थे। मैं कितना कुछ भी कर लूँ, मेरे को मतलब बहुत रेयरली मेरे 400 450 टच होते थे, वरना टच ही नहीं होते थे। मतलब मैं एकदम परेशान हो गया था, मेहनत कर डाला था, मगर फिर देखो रिजल्ट में भी वही रहा। मैंने पापा से बोला तो पापा ने बोला, पापा पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं टूट रहा हूँ, हार रहा हूँ। पापा ने उन्होंने कहा, बेटा बुरे वक्त में कुछ लोग बिखरते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। बुरे वक्त में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, और तुम्हें निखरना है। एंड दैट थिंग वॉज रियली अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। मैंने बोला पापा मेरे को एक और ड्रॉप लेना है। अब जब आप एक बार फेल हो जाओ ना ड्रॉप में, तो आपको बहुत सजेशंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, चारों तरफ से सजेशंस मिलते हैं। आपको लोग गाइड करेंगे यार, जिसको नीट बोलना भी नहीं आता है, एनईटी बोलते हैं जो लोग यार, उनको ये भी नहीं पता कि नेट और नीट अलग है। जिनको बस ये पता कि नीट एक मेडिकल एंट्रेंस है वो तक आपको गाइड करने लगते हैं कि आप ये कर लो, बायोटेक कर लो, उसमें बहुत स्कोप है, ये कर लो। मैं किसी फील्ड को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छा है, वो अच्छा है बिल्कुल। और सही बताऊँ, मेरे को यार अपने बचपन से होता नहीं कि यार अपने मेरा इमोशन कनेक्ट था यार इस चीज़ से, और मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं इसके अलावा और कुछ कर सकता हूँ। और मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, वो एकदम सही था कि मेडिसिन इज ओनली फॉर दोज हु कांट थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। मतलब जो कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं करने के अलावा, उन्हीं के लिए फील्ड है। मतलब जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जिसके पास ऑप्शन होता है वो कुछ और कर लेता है, इसके पास ऑप्शन ना हो ना, वही यही काम करता है। सो मेरे को बस लगा कि अब मेरे को ड्रॉप करना है, और अब मेरे को था कि अब मेरे को कहाँ से ड्रॉप करना है, क्या करना है। मैंने एक बिग डिसीजन लिया, मेजर डिसीजन लिया। आई डिसाइडेड टू डू सेल्फ स्टडी। बहुत बड़ी डिसीजन थी। मतलब आई वोंट बी हैविंग एनी वन टू गाइड मी, ठीक है। कोई मेरा डाउट नहीं सॉल्व करने के लिए होगा, कोई भी मेरे को बताने के लिए नहीं होगा मेरे को कैसे क्या करना है। मगर मेरे को ये पता था कि मेरे को पता है कि पढ़ना क्या है, ठीक है, और मेरे को पता है कि मैं अगर चाह लूँगा तो मैं कर लूँगा। एक चीज़ मैं मानता हूँ, एक चीज़ आपको बताता भी हूँ कि पता है सबके अंदर वो पोटेंशियल होता है, सबके अंदर वो पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब हम लोग को वर्क कराना है तो पता है अपने अंदर क्या डेवलप करना है, चार्ज डेवलप करना है। क्योंकि क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। समझ में आया ना, पोटेंशियल आपके अंदर है, चार्ज आपको डेवलप करना है। चार्ज जिस दिन डेवलप हो गया ना यार, कैसे वर्क नहीं होगा देखते हैं यार, समझ रहे हो ना। तो यार मेरे को बस एक चीज़ था कि अब मेरे को सेल्फ स्टडी करना, मेरे को लग के मेहनत करनी। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन LNDLP। LNDLP की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की, मॉड्यूल्स मैंने उनकी मंगाई। व्हाट बुक्स आई फॉलोड फिजिक्स के लिए मैंने SC वर्मा, DC पांडे और एलन मॉड्यूल्स फॉलो की, ठीक है। और साथ में मैं बायोमेंटर से एक ऑनलाइन कोचिंग है, उसका मैं पूरा कंटेंट फॉलो करा, ठीक है। सारे तीनों सब्जेक्ट को उनका कंटेंट फॉलो किया। एंड फॉर केमिस्ट्री आई डिड MS चौहान फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिशा JEE मेंस एडवांस फॉर मतलब पूरा केमिस्ट्री के लिए। सारे क्वेश्चन मैं लगाता था उसमें, बहुत क्वेश्चन नहीं भी लगते तो यू डोंट हैव टू वरी। मगर मेरी उससे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का मेरा अप्रोच खुल गया था। एक्चुअली
केमिस्ट्री में फेवरेट भी थी और आई यूज टू स्कोर गुड इन केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में आई डिड दीज थिंग्स एंड बायो में आई डिड फिंगर टिप्स. एनसीईआरटी तो ऑफकोर्स यार देखो एनसीईआरटी बायो केमिस्ट्री दोनों में करनी है, ठीक है. और बायो तो मतलब इज़ लाइक बाइबल. बायो में मतलब एनसीईआरटी इज़ लाइक बाइबल फॉर अस. सो वो तो आपको सब कुछ पता है, सारी चीज़ें कैसे करनी है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है. और मैंने एलन मॉड्यूल्स किया था साथ में. जब एलन डीएलपी का पेपर ज्वाइन किया तो हर 14 डेज पे पेपर होते थे, मतलब हर अल्टरनेट डेज पे पेपर होते थे. मगर अब मैंने सेल्फ स्टडी का डिसीजन लिया था तो मैं यहाँ इस घर में रुक के नहीं कर सकता था. तो मैंने सोचा कि यार अब मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा. अब कहीं और कहाँ जाऊँ, मतलब मेरा हम लोग का यहाँ पे एक दूसरा घर भी है. एक ऐसे मेन सिटी में हम लोग का घर है जहाँ पे हम, पापा, ताऊजी और बहन रहती है, ठीक है. और एक दूसरा घर है दैट इज़ अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस होम. एंड वहाँ यार 1-2 रूम का घर है. तो वो मेरे लिए एकदम आइडियल मतलब जगह थी, ठीक है. आइडियल प्लेस थी मेरे लिए स्टडी करने के लिए, काफ़ी शांत रहता था. अब प्रॉब्लम आनी थी खाने की, मैं कैसे खाऊंगा. तो मैंने सोचा कि यार कोटा वाली जो लाइफ है, आई हैव टू रिक्रिएट दिस थिंग इन इलाहाबाद. कैसे करना है मेरे को. मैंने क्या किया, मैंने टिफिन लगवा लिया, ठीक है. दैट थिंग इज सॉर्टेड आउट. अब मेरे पास क्या था कि मेरे पास है मेरा पूरा 24 घंटा मेरा अपने हिसाब से था, मतलब व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू प्लान. सो मैं क्या करता था, देखो मैं अपना टाइम शेड्यूल अपना काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा था. फ्लेक्सिबल मतलब क्या रखा था, मेरे को 6 घंटा सोना है, दैट इज डिसाइडेड. शुरू से 6 घंटा डिसाइडेड था. 6 घंटे से कम नहीं सोना, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, ठीक है. तो मैं क्या करता था, मान लो मैं रात को पढ़ते समय 11 बजे सोया, मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता था. 12 बजे सोया, 6 बजे का अलार्म, 1 बजे सोया, 7 बजे का अलार्म, 2 बजे सोया, 8 बजे का अलार्म. अब आप लोग पूछते हो, बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टेबल. देयर इज नथिंग लाइक आइडियल टाइम टेबल एवर एग्जिस्ट, ठीक है. आइडियल टाइम टेबल कुछ नहीं होता. आप अपने हिसाब से क्या इसको फिक्स कर सकते हो. देखो मैं तुमको बता सकता हूँ कैसे टाइम टेबल बनाना है. बनाना आपको अपने हिसाब से कि क्या आपको सूट करता है. मेरे जो अच्छे पॉइंट्स है उसको आप गैदर करो, जो ना लगे उसको किनारे करो, मगर सीखो जरूर कुछ ना कुछ. तो क्या करना है आपको, एक टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है. तो मैं क्या करता था, जैसे बताया आपको 14 डेज पे पेपर पड़ता था एलन का, मेरे को सेंटर जाके देना रहता था. तो उसका सिलेबस होता था, पर्टिकुलर सिलेबस होते थे. तो क्या हुआ कि वो सेंटर जो पड़ता था दैट इज़ नियर टू माई दिस होम, जिस यहाँ पे पापा और बहन और ताऊजी लोग रहते हैं, ठीक है. तो मैं क्या करता था कि जब भी पेपर हो तो 9 बजे से मान लो पेपर है अपना नीट पैटर्न का एलन वाला, तो मैं सुबह 7 बजे आ जाता था यहाँ पे. सुबह 7 बजे आया, फैमिली से मिल लिया, पापा से मिल लिया, बहन से मिल लिया, सबसे मिल लिया. एंड पेपर दिया, 12 बजे मान लो ओवर हुआ, घर आए, एनालिसिस करे, सारी चीज़ें करे, करते करते 3-4 हुआ, शाम तक मैं फिर बैक टू दैट होम. तो मेरे पास ओवरऑल 13 डेज बचते थे. तो मैं कोशिश करता था 10 दिन में सिलेबस खत्म करूँ अपना जो नेक्स्ट टेस्ट में आ रहा है, और अगले 3 दिन रिविजन करूँ, ठीक है. और मैं क्या करता था मैं मतलब एकदम फुल प्रूफ वे में करता था. कई बार ऐसा होता था सिलेबस 10 दिन में नहीं खत्म होता था, 13 दिन में भी नहीं खत्म होता था. तो मैं उसको कलेक्ट करता जाता था कि हाँ ये चीज़ आई हैव टू रिवाइज और आई हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है. छोड़ता नहीं था कोई चीज़ को. मैं कोशिश करता था कि इसको कवर करूँ, अगले पैटर्न में भी कवर करूँ. कोई जरूरी नहीं है अगले टेस्ट में नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ दूँ उसे, यार छोड़ना नहीं, करते रहना है. तो मैं टाइम मैनेज करके डेली 1 घंटा निकाल के प्रीवियस टॉपिक को रिवीजन या करता रहता था. मतलब जैसे मेरा प्लान ये रहता था, जैसे रेगुलर डेज में क्या प्लान रहता था मेरा, 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन रिवाइज करो, फिर 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन रिवाइज करो. ऐसा भी मैं करता था कभी कभी 13 दिन के प्लान में. कभी कभी मैं 10 दिन पढ़ता था लगातार और 3 दिन रिवाइज करता था. तो इट्स अप टू यू, आप कैसा प्लान करना चाहो, ठीक है. ये चीज़ रहता था. साथ में मैंने बायोमेंटर्स ज्वाइन कर रखा. तो बायोमेंटर्स के टेस्ट होते थे हर वेडनेसडे फ्राइडे होते थे शायद, ठीक है, या मंडे वेडनेसडे होते थे, मंडे फ्राइडे या मंडे वेडनेसडे ऐसे कुछ होता था, ठीक है. सो वो टेस्ट होते थे. तो वो टेस्ट क्या होता था कि मैं उसको सरप्राइज टेस्ट के तौर पे देता था. मतलब जैसे हो सकता है वहाँ पे अलग टॉपिक चल रही हो, आप अलग टॉपिक कर रहे हो डीएलपी के हिसाब से. तो मेरा क्या रहता था कि यार दैट टेस्ट विल बी लाइक सरप्राइज टेस्ट फॉर मी, ठीक है. मतलब मान लो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, और मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ, मगर मैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट दूंगा, देखूंगा कि मेरे को कितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ा है, तो मेरे को कितना आता है. समझ लो ना, मतलब एक सरप्राइज टेस्ट अपने आप को चैलेंज करना कि हाँ तुम पढ़ तो कुछ और रहे हो इधर बीच, मगर देखते तुमको कितना याद है, क्या चीज़ें तुमने पढ़ी. तो दैट वाज लाइक ए रियलिटी चेक फॉर मी, ठीक है. मैं ऐसे टेस्ट देता था अपने आप को, मतलब सरप्राइज करने के लिए, खुद ही को अमेज करने के लिए. और सही बताया, मैं टेस्ट के पहले मैं टॉपिक तक नहीं देखता था. मोस्ट ऑफ द टेस्ट के पहले मेरे को पता भी नहीं होता था कौन से टॉपिक का टेस्ट है, ठीक है. सो जो मतलब वो दिन मैं देता था, और बाकी एलन के टेस्ट को मैं मेन टारगेट लेके करके चलता था. तो ये मेरा आइडियल टाइम टेबल रहता था. सारी चीज़ें स्मूथली ऐसे चल रही थी, अच्छा चल रहा था. देन मेरा सिलेबस अप्रॉक्स ऐसा समझ लो, एलन डीएलपी के हिसाब से मेरा 30 दिसंबर को सिलेबस खत्म हो गया था. आई रिमेंबर मैं स्टार्ट किया था 29 जून से, मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ था, मैं स्टडी करना स्टार्ट किया था सेल्फ स्टडी, और 30 दिसंबर को मेरा सिलेबस खत्म हो गया था अकॉर्डिंग टू एलएनडीपी. मगर मेरा एग्जैक्टली सही वे में आई गेस मेरे को 15 जन तक लगे थे कंप्लीट करने में, जो मेरे टॉपिक्स बच गए थे. जैसे मैंने बोला ना कि हाँ बहुत टॉपिक्स ऐसे होता है रह जाता है, ठीक है.
तो ये सारी चीज़ें मेरे मतलब बच गई थी, तो मैंने उसको कंप्लीट किया उधर बीच। एंड देन मैंने वो किया, फिर मैंने आई प्लान रिवीजन शेड्यूल। अब क्या होता है, जब होता है कि मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके फुल सिलेबस के, सो आपको प्रॉब्लम होने लगती है कि यार कैसे रिवाइज करें। आप लोग पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करने लगते हो, मतलब पूरा पूरा सिलेबस आप लोग समझ रहे हो ना। मतलब आप लोग सोचते हो कि 7 दिन बाद अगर टेस्ट है तो अगेन आप लोग 7 दिन मतलब रिवाइज करने लगते हो, 7 दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन की कोशिश करते हो। मैंने अपने आप को इस बात पर रिस्ट्रिक्ट किया, भाई आपको एक प्रॉपर शेड्यूल में ही रिवीजन करना है, धीमे धीमे करो मगर प्रॉपर करो। हर 7 दिन पे टेस्ट हो रहे, मान रहे तुम्हें मार्क्स कम आएंगे, ये भी मान रहे क्योंकि जब फुल सिलेबस आएगा मार्क्स कम आएंगे, मानते हैं। मगर पता है तुम एक प्रॉपर प्लान में चलोगे ना, धीमे 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 करके करते करते भाई टॉपिक्स जब कंप्लीट होने लगेगी, तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट होने लगेगा, तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब ध्यान क्या देना है, कभी भी एज अ लेसन ना पढ़ा करो, एज अ टॉपिक पढ़ा करो। मतलब हर लेसन में, सही बताना, तुम जिसमें अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत मानते हो उसमें भी तुम्हारा कोई एक वीक टॉपिक होगा। आपको क्या करो, हर लेसन का अपना वीक टॉपिक लिख लो, या कोई लेसन पूरा ही वीक है तो उसको लिख लो। रिवीजन में इसी चीज के ऊपर वर्कआउट करना रहता है कि उन चीजों पे आपको ज्यादा टाइम देना है। मतलब सपोज मेरे को मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इजी लगता है, बहुत इजी लगता है, सब आता है, मगर उसमें भी कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा दैट यूजुअली जो मेरे को चैलेंज कर देता होगा, या मैं जब भी क्वेश्चन लगाता हूँ मेरा गलत हो जाता होगा, या मेरे को डाउट आ जाता होगा। ऐसा होता है यार, हर चीज में, इवन बायो में, फिजिक्स में, हर जगह ही एग्जिस्ट करता है, समझ लो ना। तो वो टॉपिक नोट करना है, आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना है। सो इससे आपको फायदा होगा। फिर यार सारी चीज़ें चल रही थी, मेरे को याद है यार मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे थे। मतलब होता है ना यार, मेरे जब पहला पेपर दिया तो आई स्कोर्ड 605 मार्क्स। दैट वाज लाइक ओ माय गॉड, फाइनली आई क्रॉस्ड 500 मार्क्स बैरियर एंड अगेन 600 मार्क्स बैरियर भी क्रॉस कर गया। कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे। फिर मार्क्स थोड़े गिरने लगे, फिर चढ़े। फिर फेब मेरे को याद है, फेब का मेजर था, फेब में मेजर था, फेब लास्ट में, फरवरी में मतलब। तो आई स्कोर्ड अराउंड 460। दैट वाज द लोएस्ट ऑफ माय होल ईयर। ठीक है, मेरे को फिर वही जो एक होता नहीं आपका पास्ट, मेरे को फिर से रिकॉल करने लगा कि यार जो तुम्हारे साथ रिदम गलतियां हुई थी कहीं अब दोबारा तो नहीं हो जाएगी। मतलब हमेशा हम कहते हैं कि आप कभी रिजल्ट के बारे में मत सोचो यार, कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। मैं हमेशा कहता हूँ प्रिपरेशन जब भी करो रिजल्ट के बारे में मत सोचो। मेरे को बस एक चीज़ के ऊपर बिलीफ है, अगर मेहनत की है तो रिजल्ट आएगा, अगर मेहनत नहीं की है तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स सिंपल एंड क्लियर। अगर मेहनत की तो रिजल्ट जरूर आएगा, समझ रहे हो। तो इस बात पे बस बिलीव क्या करो, मेहनत करने पर ध्यान दिया करो। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, मैं 4 घंटे में सब कुछ कर लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मगर सही बात बताऊँ, हार्ड वर्क जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्मार्ट वर्क करना नहीं है। तो समझ रहे हो, तो फर्स्ट यू हैव टू डू हार्ड वर्क, देन यू कैन डू स्मार्ट वर्क। पहले स्मार्ट वर्क कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऐसे से चल रहा था। फिर अब मेरा एग्जाम 5 मई 2019 को था, एंड 28 अप्रैल 2019 को आई गॉट एंड हर्ड अ बैड न्यूज़ अगेन। आई लॉस्ट माई नाना जी। मतलब ही वॉज फिट यार, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए, पेट दर्द हो रहा था। मतलब यार नॉर्मल होता है यार, ऐसा कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं। मगर रात को 3 बजे मेरे को याद है मामा का फ़ोन आया मेरे पास 28 अप्रैल को। मेरी बात हुई तो 2 बजे तक मैंने समझा रहा था कि प्लीज़ परेशान मत होइए मामा, सब ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें। और अराउंड 3 बजे मेरे पास कॉल आया, ही इज़ नो मोर। मतलब यार एकदम से ब्लैंक, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था लाइफ में यार क्या हो रहा है ये मेरे। मतलब मेरी उनसे 5 दिन पहले बात हुई थी, जस्ट 5 दिन पहले बात हुई थी। वो मेरी मम्मी को गुड़िया कहते थे। उन्होंने बोला बेटा गुड़िया का सपना तुम्हें पूरा करना है, तुम कर लोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। हमसे पूछे बेटा तुमको क्या लगता है इस बार हो जाएगा सिलेक्शन? हमने कहा नाना परेशान मत होइए, इस बार आपका नाती डॉक्टर बन जाएगा। मगर यार ऐसा हुआ, मेरे मामा जी लोग, मतलब नाना जी लोग, मतलब मेरी मैटरनल फैमिली लखनऊ में रहती थी। सो तुरंत मैं वहाँ वाले घर से तुरंत यहाँ पापा के पास आया। सुबह 5 बजे वी मूव्ड ऑन बाय बस और पहुँचे वहाँ पे। आप सोच सकते हो कितना पेनफुल सिचुएशन है। मतलब संडे था 28 अप्रैल को, नेक्स्ट संडे मेरा एग्ज़ाम है नीट का, और इस संडे मेरे साथ अगेन। मतलब यार लाइफ में होता है ना कि यार बुरा होता है तो चलता ही जाता है बुरा, जैसे लग रहा था चेन बन गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है लाइफ में। संडे पूरा हम लोग वहाँ पे रहे। होता है कि मतलब संडे को रात को सब लोग वहाँ पे बोल रहे थे, सब लोगों ने मेरे से बोला कि नाना जी और मम्मी का तुमको सपना पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। मगर यार आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। मतलब बहुत ज़्यादा यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। हम लोग आ गए संडे को वापस, ठीक है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। सब लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, सही बताएं। मतलब होता नहीं कि यार मेरी मम्मा जब आईसीयू में एडमिट थी
तब भी वो क्या नाम है मेरे से कहती रहती थी बेटा पढ़ो। सोचो यार वो इतने सेंस में थी कि रिदम की पढ़ाई का लॉस ना हो, बस मेरे वजह से कोई पढ़ाई का लॉस ना हो। यार कोई कितना इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है? सिर्फ माँ ही हो सकती है इतने सेल्फलेस, सही बात बता रहे हैं यार। सो मतलब ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि यार मतलब आई वॉज गिविंग बोर्ड प्रैक्टिकल्स एंड शी वॉज इन ICU। मतलब मेरा यार क्या बताएं, बहुत टफ सिचुएशंस थी यार। मतलब आई केम बैक टू प्रयागराज ऑन संडे, वही 28 अप्रैल। 29 अप्रैल को मैं वाले घर चला गया जहाँ पे मैं अकेले रहता था। पूरा दिन मेरा यही सब सोचने में निकल गया यार। आई वॉज नॉट इन अ प्रॉपर मेंटल स्टेट। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था यार कि क्या करूँ, लाइफ में क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक चीज़ मैंने सोचा, मेरा मंडे निकल गया। ट्यूसडे मैं सुबह उठा। मैं हमेशा सुबह उठता था ना, तो मैं मेडिकल कॉलेजेस की फ़ोटो लगा रखा था अपने सामने कि मेरे को जाना है यार। अपना नाम लिख रखा था डॉक्टर के आगे, डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव ऐसे लिख रखा था। वो देखता था, तो देखा उस दिन ट्यूसडे को जब उठा मैं देखा, तो मेरे को लगा कि यार एक चीज़ मैंने सोचा, मैंने खुद से बात किया। सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई आपकी सुने चाहे ना सुने, खुद को सुनाओ अपनी बात। जब तक दिल से वो बात निकालोगी ना यार, तब तक वो बोझा बनी रहती है यार मन में। सो मैंने क्या किया, मैंने खुद से बात की, तो उसमें एक पॉइंट आया मेरे माइंड में कि अगर रिदम तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया को तो कहने के लिए है कि हाँ तुम्हारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तब तुम्हारा नहीं हुआ। सब लोग कह देंगे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। मगर अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अगर तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे हो गया ना इस ये सब सिचुएशंस के बाद भी, तो पता है तुम लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे। और तुम ऐसे लोगों को जो ऐसी सिचुएशन से परेशान है या जिनको अपनी परेशानियां बड़ी लगती लाइफ में, जिनको लगता है मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां, जिनको लगता है कि मतलब जिंदगी उनसे रूठी हुई है, उनको एक एज ए इंस्पिरेशन काम करोगे। बस ये थॉट था। यू वोंट बिलीव, आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम में 12-13 घंटे मैक्सिमम पढ़ूंगा। बिलीव नहीं करोगे, मैं पागल सा हो गया था, पागल सा यार, होता नहीं है। मेरे को भूख प्यास, मेरे को बस था कि यार मैं सोना बंद कर दिया था। मैं आपसे बोला ना शुरू में 6 घंटे से कम मत सो, मैं सोना बंद कर दिया था यार। सही में 4 घंटा सो रहा था मैं 16, 17 घंटे रियली पढ़ूं, प्रैक्टिकली रियली। मतलब मेरे को और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे को लग रहा था यार बस अब आ गया पर, अब कर डालना है। मैं मतलब एकदम जुट गया। नीट वाला दिन आया 5 मई। आई केम बैक टू दिस होम इन द मॉर्निंग। मैं एक दिन पहले नहीं आया। एक दिन पहले मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मेरे को बस एक चीज़ लग रहा था कि रिदम कल तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी, तुम्हें उसे अचीव करना है हर हाल में। मतलब यार बहुत बच्चे परेशान थे, मेरे दोस्त लोग थे वो परेशान थे, वो मेरा मेंटल स्टेट देख के परेशान हो गए थे। आई वॉज एक्चुअली एक्टिंग सच कूल। मतलब वो परेशान हो गए कि भाई ये बंदा इतना ज़्यादा कूल क्यों बिहेव कर रहा है। मतलब या तो नकली बिहेव कर रहा है, सही में इतना कूल है क्या, इसके टेम्परामेंट क्या ऐसा सोच लिया है। वो लोग मुझसे पूछे भाई टेंशन लग रही है, कल एग्जाम में क्या होगा। उन लोगों की भी तैयारी अच्छी थी, दे आर ऑल्सो इन मेडिकल कॉलेज, ठीक है। मगर उन लोगों को थोड़ा सा एक अजीब सा मतलब वो था कि यार डर सा लग रहा था मेरे से कि यार क्यों ये बंदा इतना मतलब कूल एक्ट कर रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं यार। हमने कहा यार क्या, आई वॉज एक्टिंग दैट कूल कि उनको मतलब यार बहुत ज़्यादा मेरे से एक डर सा लगने लगा था। सो वो लोग मेरे से पूछे कि भाई इसका राज क्या है, मतलब इतना क्या ऐसी बात है यार, तुमको कोई डर नहीं लग रहा कल के लिए पेपर के लिए। मैंने उनसे एक बात बोली जो मेरे साथ थी पूरे साल भर थी, जो मैं मन में सोचता था। अगर तुमने साल भर मेहनत की है, ठीक है, तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर साल भर मेहनत नहीं की है, ठीक है, तो तुम कुछ भी कर लो, रो लो गा लो, कुछ भी कर लो, रिजल्ट नहीं मिलना है। फिर समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ मेरे साथ एकदम थी। तो इस वजह से मैं बस यही सोच के किया। मैं पेपर का दिन आया, मैं सुबह यहाँ वाले घर आया। मतलब पिछले साल पापा लोगों ने देखा होगा मेरे को, पापा ने देखा होगा, बहन ने नोटिस किया था कि आई वॉज वेरी वरिड इन द एग्जाम्स मॉर्निंग, ठीक है। आई वॉज वेरी वरिड क्या होगा एग्जाम में, क्या चीज़ें थी, ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इस बार मैं यार सुबह गाना गा रहा था, कर हर मैदान फतेह, ठीक है। सो उनको भी लग रहा था कि यार मतलब क्या हो गया रिदम को, इतना क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें आ गई है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना यार, कोई भी सेलेक्ट होता है सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ ऐसी पेक्युलैरिटीज़ होती है जो उनको लोगों से अलग बनाती है, ठीक है। तो मेरा उस टाइम पता है क्या मेरा अलग था, जो लोगों से मेरे को अलग बनाया। मैं नहीं कह रहा, मेरे से बहुत अच्छे होंगे पढ़ने वाले, जिनके मेरे से कम मार्क्स आए या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस पेपर में बहुत लोग बैठे होंगे जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मगर पता है मेरा टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा क्लियर था।
टेम्परामेंट मेरा बहुत अच्छा था। और सही बताया, टेम्परामेंट आपको लोगों से अलग बनाता है। आप चीज़ों को कैसे देखते हो वो आपको लोगों से अलग बनाता है। आपका नज़रिया क्या है उस चीज़ पे। जैसे मैं एक बात बोलता था कि यार मतलब एक गिलास है, मैं अपना पर्सपेक्टिव मतलब एक्सप्लेन करने के लिए इस बात को बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा ये बात। कोई गिलास को आधा खाली देखता है, कोई गिलास को आधा भरा देखता है। कोई गिलास को आधा खाली देखता है, कोई गिलास को आधा भरा देखता है। मैं गिलास को पूरा भरा देखता हूँ, आधा पानी से आधा हवा से। तो ये है यार, सोच अलग आपकी हो जाएगी ना, तो लोगों से आप यार अलग बन जाओगे, एकदम अलग बन जाओगे। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि हाँ यार एग्जाम में जाना है। एग्जाम जब मैं जाया तो मैं घर से निकला, मैं अपनी स्कूटी से गया, मैं वहां पे खड़ी किया और चाबी पास में एक अंकल रहते तो उनको दे दिया। ठीक है, आई मूव्ड इन द सेंटर। सब बच्चों के चेहरे देख रहा था, सब परेशान, ये सब। मैं तो एकदम यार, मेरे ऐसा था कि यार कोई मेरे को देख के सोचेगा यार ये तो ऐसे ही आ गया, इसकी तैयारी यारी कुछ है ही नहीं, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, बढ़िया एकदम स्माइल कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर। मतलब मैं एग्जाम पेपर पट्टे वाला, उसके पहले मैं चला गया वॉशरूम। ठीक है, गया मैं वहाँ पे। एक्चुअली मेरे को खुद को जगाना था, हो गया था वहाँ पे, ये लोग 1-1.5 घंटे पहले से बुला लेते हैं आपको। ठीक है, बुला लिए थे भाई, मेरे को भी, सबको बुलाते तो हमको ही बुलाएंगे। हम लोग पहले से अंदर जाके बैठे हैं। अब यार वो जो होता है ना, जुनून धीमे धीमे कम होने लगता है, एकदम नींद आने लगती है सब। तो हम गए वॉशरूम, हमने कहा जस्ट पेपर के मिलने के पहले मैं वॉशरूम गया, अपने आप को जगाना था। वॉशरूम गए, मुंह धोए अपना, वहाँ पे मिरर लगा था, मैंने खुद से बात की एकदम, यस दिस इज द डे, आज तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। आज तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का वो एक मुहिम स्टार्ट कर सकते हो। आज तुम अपनी लाइफ में जो चेंज ला सकते हो। तुमने जो बचपन से ड्रीम देखा है, जो मम्मी ने, जो तुम मतलब जो तुम्हारे साथ जो 2 लोग थे वो तुम्हारे साथ छोड़ के चले गए जिन्होंने ये ड्रीम देखा था, उन्होंने भी यही ड्रीम देखा था। आज उनका ड्रीम, अपना ड्रीम, सबका ड्रीम, वो बोला जाता ना, बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजर। मैंने बदला तो नहीं लिया, मगर मैंने सपना जरूर पूरा किया। तो मैंने बस खुद को जगाया, यस, मैंने मतलब धीमे से वहीं पे चिल्लाया, अब यस आई एम गोना अचीव दैट थिंग। मतलब यार पेपर के पहले मैं खुद सोचता हूँ कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई थी, गॉड नोस। मम्मा ने सही में हेल्प की थी यार, सही में। शी वॉज नॉट प्रेजेंट हियर विद मी फिजिकली, मगर इमोशनली सोशली वो थी यार, मेरे यहाँ पे थी यार वो मेरे। मैं लिखा, पेपर स्टार्ट किया, करना स्टार्ट किया। मैं बायो, मेरे यार बायो हमेशा से टेरर रहता था। मैंने बायो लिया था, मगर आई वॉज वीक इन बायो। मतलब वीक मतलब ऐसा नहीं कि हाँ यार 150 नंबर आ रहे हैं, मगर 250 ही आते थे यार, उससे बढ़ते ही नहीं थे यार। कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बढ़ते ही नहीं थे। सो यार मतलब मैं बायो से करना स्टार्ट किया। बायो उठाया यार, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया। अब हुआ क्या कि मेरे को लगा कि यार गया गया रिदम गया, तुम कितना भी प्रिपरेशन कर लो, बायो तुमको डुबाएगी। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डुबा सकती यार, ऐसे थो नहीं, इतने सीधी चीज़ थो नहीं हम भी, चलो उल्टा कुछ करते हैं। मैंने क्या किया, मेरे मतलब पेपर जो था उसमें बीसीपी वो उसी में था, मतलब सीक्वेंस में ही था। पहले बायो थी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स था। मैंने कहा बायो के 90 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ यार। 90 क्वेश्चन से करना स्टार्ट किया, वो भी आया आया आया, ऐसे चलता चला गया। पीछे से मैं 90 से क्वेश्चन नंबर 60 तक आ गया, और विश्वास मानो मेरे को एक को क्वेश्चन में डाउट नहीं आया। एवरी क्वेश्चन वॉज फ्रॉम एनसीईआरटी, और जो बाहर से भी होगा तो वो मेरे को आता था। मतलब आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दोज क्वेश्चन। फिर मैं मूव किया, 45 तक पहुंचा, एक ही क्वेश्चन में डाउट आया। आई वॉज लाइक यार फोड़ देंगे क्या मतलब होता नहीं है कि यार इतना अच्छी बायो कैसे जा रही है। ठीक है, फिर मैं आता गया। वो डाउट वाले जो 3 क्वेश्चन आ नहीं रहे थे ना, उसमें से भी मेरे 2 बन गए। ये क्या हुआ, इससे मैंने क्या सीखा कि यार पता है, जब पेपर में कुछ जब नहीं आए तो जस्ट स्किप दैट थिंग। जो चीज़ में तुमको लग रहा है तुम स्ट्रांग हो, या जो तुम पीछे से करना स्टार्ट कर दो। सिंपली जैसे फिजिक्स से स्टार्ट कर दो पहले से, जैसे टाइम कम बचा रहता है या जो कुछ भी होता है, फिजिक्स पहले से स्टार्ट करो, पहले 2 क्वेश्चन या पीछे से स्टार्ट हो सकता है। पीछे से एक मोमेंटम मिल जाता है, जब मोमेंटम मिल जाता है ना तो आप खेल जाते हो उस क्वेश्चन के साथ भी जिसमें आपको डाउट आ रहा था। एनीवेज सो मतलब ऐसा रहा, और मेरे को लग रहा था कि पेपर के बाद मतलब बायो में तो आई विल स्कोर 330+ या 320+ तो पक्का है। मगर अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू एनटीए 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया उन्होंने, अगेंस्ट एनसीईआरटी आंसर दिया। चलो मेरे बने बायो में फाइनली 295 मार्क्स। फिर चलो देन आई मूव टू केमिस्ट्री। मेरे बायो समझ लो अब 40 मिनट में हो गई। मैं केमिस्ट्री में आया। केमिस्ट्री यार हलवा लग रही थी मेरे को, मतलब क्योंकि यार सही बताया, मैं दिशा जी में से एडवांस जब लगाता था तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग, मतलब मैं इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखा था। MS चौहान लगा लिया था ऑर्गेनिक में, मतलब ऑर्गेनिक तो मेरी अच्छी हो गई थी, इनऑर्गेनिक मेरी पहले से ठीक थी। फिजिकल मेरे को इंटरेस्ट ही था, मतलब मेरे को मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, सही बात बता रहा हूँ। मैंने 11th में शुरू में मैंने सोचा था, मेरे को ये था कि कैसे पता करूँ बायो में लूँ कि मैथ्स लूँ, तो मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया था, मैथ्स और बायो मेरे को दोनों समझ में आने लगा था। हमने कहा यार आप क्या करो, मेरे स्कूल में PCB या PCM का ही ऑप्शन था, PCMB का था नहीं। फिर आई डिसाइडेड जब भाई डॉक्टर बनना है तो मैथ्स लेके तो बन नहीं सकते हैं, तो सीधी बात है, आई टुक बायो। इससे थोड़ा सा बायो में देखो वीक भी था।
सो क्या हुआ, केमिस्ट्री में यार सारे क्वेश्चन लग गए यार। आई वॉज लाइक 180 में 180 आएगा क्या यार, वॉज लाइक क्या बात है यार। मगर 3 क्वेश्चन हमने गलत कर ही दिए, पूरे अटेम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन गलत हो गए एंड आई स्कोर्ड 165 मार्क्स इन केमिस्ट्री। देन मैं मूव किया फिजिक्स में। फिजिक्स मेरी अच्छी थी एक्चुअली, मैं बिलीव करता ना फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे को लोगों से अलग बनाती थी, क्योंकि यार बायो मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, समझो ना, बायो बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा उससे कम प्रपोर्शन हो जाता है। तो दैट वाज मतलब वो जो मेरे को ऊपर रैंक पे चढ़ाता था। तो फिजिक्स में करना स्टार्ट किया, अराउंड 2-3 क्वेश्चन मेरे को डाउट आया था, बाकी सब मेरे को आ रहा था। फिर करता गया, एक क्वेश्चन को फिल करने में मैंने ओएमआर में गलती कर दी। तो मतलब एक क्वेश्चन को फिल करने में गलती कर दी और मैंने तुरंत नोटिस किया, आई वाज लाइक शिट मैन, पेपर में ही गलती हो गई अब तो यार, मतलब एक ओएमआर में गलती हो गई, अब तो एक तो क्वेश्चन गया ही, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। मैं मतलब ऐसे बीए मार रहा था, जैसे होता नहीं 4 ऑप्शन लेके चला जाता है, 1 2 3 4 बीए कर रहा था, तो पता नहीं मैं कौन से धुन में था, बीबी मार गया यार, और उसमें मेरा गलत हो गया यार एक क्वेश्चन। अब आई वॉज वरिड, क्या एग्जाम में ये गलती पता चल गई यार, होता नहीं जबरदस्ती की टेंशन क्रिएट हो गई यार, अब क्या किया जाए। हमने कहा चलो छोड़ो, बाकी बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, सब मैनेज कर लेंगे। हम पेपर दिए, मतलब सारी चीज़ों, और आई स्कोर्ड फाइनली 150 मार्क्स इन फिजिक्स। मेरे 5 क्वेश्चन मतलब जेन्युइनली गलत हुए थे और एक क्वेश्चन मेरा ओएमआर की वजह से गलत हुआ था, एल्स आई वुड हैव स्कोर्ड 155। चलो कोई बात नहीं, 150 मेरा फाइनल स्कोर बना, तो टोटल मेरा 610 बना। सो यार मतलब जब आंसर की आई थी, एलन की आंसर की आई थी, उसके अकॉर्डिंग मेरा 630 बन रहा था। देन एनटीए ने बहुत अच्छी कृपा बरसाई, केमिस्ट्री में भी और इसमें भी, बायो में भी, और मेरा मार्क्स 4 क्वेश्चन गलत हो गए। एनीवेज बहुत लोगों ने क्लेम किया था, मैंने भी क्लेम किया था, कुछ हुआ नहीं उससे। तो फिर क्या था कि यार मतलब ऐसा मेरी जर्नी रही। फिर हुआ, मैं वहाँ से एग्ज़ाम दे के घर आया, ठीक है, एवरीवन, पापा कहीं गए हुए थे मेरे लिए, शायद पापा सोच रहे थे कि एकदम आ रहा होगा, उसके लिए जूस ले आता हूँ ऐसा कुछ, पापा जूस की दुकान पे थे। और हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पापा को बताएं, जल्दी से बताएं। तुम सोच लो यार, बचपन से यार किसी चीज़ का 10 साल का ड्रीम हो, इतना सेक्रीफाइसेस किसी ने किए हो, इतना कुछ, मतलब इतने लोगों ने वो ड्रीम देखा, आप सोचो आप कंट्रोल कर पाओगे। मेरे को अपने तब मार्क्स नहीं पता थे, मैं पेपर देखा था तो मेरे को मार्क्स नहीं पता थे, मगर इतना यकीन था कि मेरा सिलेक्शन जरूर होने जा रहा है, कैसी भी स्थिति आ जाए, कितना भी हाई कट ऑफ चला जाए, मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। आई वॉज वेरी श्योर। सो पापा को मैंने फ़ोन किया, पापा कहाँ हो। पापा को मैंने जानबूझ के थोड़ा लो वॉइस में फ़ोन किया, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना था ना, पापा कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि जूस ले रहा हूँ, क्या हो बेटा, आ गए, कैसा हुआ। हमने कहा पापा घर आइए तब बताता हूँ, ऐसे बोले तो पापा सोचे कि खराब हो गया। पापा आए घर पे, हमने कहा पापा बहुत बढ़िया चला गया है पापा, ऐसे पापा वाज लाइक क्या, तुम इतना सस्पेंस, मैं डर गया था कि क्या हुआ। फिर मतलब वी वर वेटिंग फॉर आंसर कीज, अराउंड 6 बजे आंसर की आ गई, ठीक है, मेरे उसकी क्या बोलते हैं, मेरे कोड वाले पेपर की। मैं चेक करना स्टार्ट किया, मैं और मेरी बहन चेक कर रहे थे, ठीक है, वो मेरे को आंसर बताया तो मैं चेक कर रहा था। जैसे मैंने 630 टोटल जोड़ा, शी वॉज लाइक बहुत तेज चिल्लाई, ये पापा बाहर बैठे थे, पापा आ गए अंदर, क्या हुआ। हमने पापा को बताया, पापा इतने मार्क्स बन रहे हैं। मतलब पापा वॉज लाइक कि ये तुमने क्या कर दिया है, मतलब एक्सेलेंट, मतलब क्या हुआ। फिर एक होता नहीं है, इमोशनल हो गए हम लोग, दूसरे गले लगाए, मामा को फ़ोन करके बोले, मामा लोग ऐसे एक्साइटेड थे, सोचो यार, मतलब अभी 13वीं होनी बाकी थी नाना जी की, और मतलब घर में खुशियों का एक माहौल आ गया था। ये चीज़ से सही बताएं, मतलब जैसे लगा था कि नाना जी की दुआएं, मम्मी की दुआएं सही में काम करी। फिर नेक्स्ट डे वो मूव्ड टू लखनऊ, गए वहाँ पे, फिर सारी चीज़ें सबसे ऐसा रहा। फिर 5 जून को रिज़ल्ट आया, 5 जून को रिज़ल्ट आया, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत इस बार हाई कट ऑफ जाएगा, रैंक थोड़ी नीचे गिरेगी। तो हो रहा था कि क्या यार, मैंने एलन का रैंक प्रेडिक्टर देखा था, काश का देखा था, रजनस का देखा था, उस हिसाब से मेरी रैंक 610 मार्क्स जैसे मैंने जब जोड़ दिया था एलन की एनटीए के फाइनल आंसर की आ गई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड, बहुत ख़राब हुआ तो 3000 से 4000 के बीच में रहेगी मेरी रैंक। तो जैसे रिजल्ट खुला, मैंने अपनी, जैसे होता नहीं, पहले होता है ऑल इंडिया रैंक लिखी रहती है, फिर लिखी रहती है, जैसे मैं जनरल हूँ तो उसमें भी यूआर रैंक लिखी रहती है कि आप जनरल में आपकी कितनी रैंक है। तो मैंने जल्दीबाजी में यूआर रैंक अपनी देख ली, तो उसमें लिखा था यूआर 3814। आई वाज लाइक यार वही वाली बन गई, जो मेरी वर्स्ट प्रेडिक्शन थी वही हो गई। मगर फिर मेरा ध्यान दिया, ये यूआर 3814 लिखा, उधर मैंने देखा AIR 5867। आई वाज लाइक ये क्या हो गया यार, इतना बेकार कैसे हो गया, मतलब लगे कि यार रिजल्ट गलत आ गया है, क्या हो गया है। शुरू में यही लगा, बहुत परेशानी हुई। फिर पापा को आके बताया,
देखो कैसा भी जाए, कुछ भी जाए, मेरे लिए मेडिकल कॉलेज मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, सही मैं बता रहा हूँ। और ऐसी भी रैंक मेरी नहीं आई थी कि मैं यूपी का सेकंड कॉलेज ना उठा सकूँ। केजीएमसी नहीं मिलना था, मैं समझ गया था, मगर मेरे को पता था जीएसवीएम मेरे को मिल जाएगा। सो मैंने बस यार पापा को बताया, और सही बताया, पापा मेरे को गले लगाए, हम मेरी बहन पापा गले लगे, तीनों भी क्राइड, लिटरली क्राइड, सीरियसली। और मतलब मम्मी को एक बहुत बड़ा थैंक्स बोले। और यार मतलब ये रहा मेरी जर्नी। मतलब यार लाइफ पता है यार, कितना भी आपको पुश करे ना, कितना भी आपको पीछे खींचे यार, मैं बोलता हूँ ना यार, एक पता है हम लोग की लाइफ स्प्रिंग की तरह काम करती है। स्प्रिंग कितना भी ब्लॉक को पीछे खींचे, कितना भी पीछे खींचे, यार जैसे इसकी हल्की से छूटेगा ना, ये छूटेगा जैसे, तो इतना तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना यार, तो कोई रोक नहीं पाएगा। जब भी आपको लाइफ पीछे खींचे ना, तो समझ लो पता है, शेर भी जब शिकार करने वाला होता है ना, तो एक पैर पीछे लेता है, समझ रहे हो ना। तो अगर लाइफ आपको पीछे खींचे ना, तो घबराओ मत, तो बहुत ऊपर उठने वाले हो लाइफ में। सो मतलब आई वाज लाइक कि पता है लाइफ में क्या होता है, सेटबैक्स कितने बड़े आए, कम बैक हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए। बस ड्रीम को ड्रीम तक सीमित ना रखने दो, उसको रियलिटी बनाओ। जब आप ड्रीम को देखो ना, जब ड्रीम आप देखते हो, तो आपके वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। जब आप कोई भी ड्रीम देखते हो, ड्रीम मतलब सोते वक्त नहीं, जागते वक्त खुली आंखों से ड्रीम जब आप देखते हो, तो आपके एक्शन में धीमे धीमे कन्वर्ट होता है। अगर आप रियली डिटर्मिन्ड हो इस ड्रीम के बारे में, अगर मैं सोचूं मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, नहीं बनूंगा, मैं उसके बारे में पैशनेट था, तो आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। ठीक है, आपको भी वही चीज, वही आग जगानी, मैंने क्या बोला था, वो चार्ज जगाना है, पोटेंशियल है आपके अंदर। यार आप लोग बोलते हो ना मैं काफी एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं 600 मार्क्स नहीं ला सकता, यार नोबडी नोज देयर कैपेबिलिटी। मैं एक बात अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा रखा था, लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड। ये जो दिमाग है ना यार, ये हम लोग को सोचने से रोकता है कि तुम इतना ला सकते हो, तुम इतना ला सकते हो, तुम इतना कर सकते हो, तुम इतना, अरे भाई तुम कितना कर सकते हो तुम्हें खुद नहीं पता है। पता है तुम्हें खुद नहीं पता है तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुमको नहीं पता है कितना, तुम जितना चार्ज डेवलप करोगे ना, उतना अच्छा कर लोगे। समझ में आ रहा है ना। सो यार इसी तरीके से अब जो जनरल क्वेश्चंस, टाइम टेबल मैंने देखो क्या किया था, मैंने आपको बता दिया कि 10 दिन का कैसे प्लान करता था। मैं कोई भी लेसन कंप्लीट करता था, एलएन मॉड्यूल से पढ़ के कंप्लीट करता था। जहाँ डाउट आता था मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेता था, रेगुलर कोई लेक्चर फॉलो नहीं करता था, मैं जहाँ डाउट आता था सिर्फ वहाँ देखता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था एक सीक्वेंस में कि हाँ पहले मॉड्यूल से फिजिक्स हो गया, पहले मॉड्यूल लगाया, डीसी पांडे के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, बाकी देन आए मूव टू एससी वर्मा। एससी वर्मा भी सारे क्वेश्चन नहीं लगते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम लगाता था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करता था। थ्योरी एससी वर्मा से मत करना, थोड़ा कम समझ में आएगी। तो ये सारी चीज़ें करता था। केमिस्ट्री मतलब वही सेम पैटर्न ऐसे फॉलो करता जाता था। तो शेड्यूल आपको पता चल गया, आपको मेरा ये पता चल गया कि व्हाट वाज माय स्टोरी, हाउ आई मैनेज टू अचीव दिस थिंग। तो बस मैं अचीव कर लिया तो तुम भी कर सकते हो यार, समझ रहे हो ना। और क्या चीज़, फ़ोन में यूज़ करता था नहीं करता था, अरे भाई मैं दिन के 10-12 घंटे, शुरू में मैं 8-10 घंटे पढ़ता था, मैं आगे 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी करता था। 10-12 घंटे की सेल्फ स्टडी, 6 घंटे का सोना, 2 घंटे अदर एक्टिविटीज़, कितना हो गया 12, 6, 18, 2, 20, 4 घंटे बच रहे हैं ना अभी भी। 2 घंटे 3 घंटे, मैं सही बता, मैं शुरू में जब 8 घंटे की पढ़ाई करता था, मैं 3 घंटे 4 घंटे फ़ोन चलाता था यार। तुम लोग क्या सोच सकते हो, तुम लोग जितना एक्टिव हो सकते हो ना, मगर हाँ मेरा एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड। मतलब डिसाइडेड इन द सेंस कोई टाइम टेबल बना के नहीं बाउंड किया था। मैं क्यों बोलता हूँ कोई टाइम टेबल, कोई आइडियल टाइम टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। मैं तुमसे बोलूँ 11 बजे सो जाओ, चलो तुमसे बोलूँ 5 बजे उठ जाओ, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। अगर 11 बजे सो जाओ, जैसे 11 बजे सो जाओगे, नहीं सो पाओगे, नहीं सो पाओगे यार। प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, काहे यार लॉजिकल बात करते हैं ना, नहीं सो पाओगे। तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है टाइम टेबल्स में, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं होता कि हाँ 6 बजे बता तो 6 बजे, हाँ आज मेरे को ये टॉपिक, मैं डेली का टारगेट सेट करता था, आज मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करना है, और मैं जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। ये मेरा मोटिव रहता था, समझ में आ रहा है। जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। और क्या चीज़ रहती थी, और मेरे माइंड में जैसे आप लोगों ने बोला फ़ोन वाली बात हो गई, और हाँ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह मैं एक्टिव था। कोई ऐसा नहीं था कि मैं नहीं यूज़ करता था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ओवर यूज़। हाँ एक चीज़ मेरा था जो मैं हमेशा ध्यान देता था, कोई भी काम करता तो 100% करता था। मतलब अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ तब मैं रिग्रेट नहीं करूँगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं यार, मैं अपने टाइम पे काम कर रहा हूँ। अगर मैंने 8-10 घंटे सोचा तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, इट्स माई ओन टाइम ओनली। समझ लो, तो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, घर पे मैं डेली बात भी करता था फ़ोन पे, मोबाइल चला रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। तो मैं 100% कंसंट्रेशन ओनली टुवर्ड्स माई मोबाइल। अगर इंस्टाग्राम चला रहा हूँ तो इंस्टाग्राम ही देख रहा है, फेसबुक देख रहा हूँ, फेसबुक यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कोई प्रैंक वीडियो, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी कुछ भी देख रहा हूँ, तो वही देखता था।
सोचता नहीं था पढ़ाई के बारे में। और जब फिर पढ़ाई करता था तो फिर मोबाइल के बारे में नहीं सोचता था कि हाँ यार ट्विटर पे क्या चल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा होगा, फेसबुक पे कोई अपडेट नहीं आई होगी, यूट्यूब पे उसका वाले चैनल का कोई नया वीडियो तो नहीं आया होगा, कोई नई स्टैंड अप, कुछ नहीं सोचता था। फिर मैं कहाँ ध्यान देता था, मैं सिर्फ एक जगह ध्यान देता था। कहाँ पे ध्यान देता था? 100% कंसंट्रेशन टूवर्ड्स स्टडीज। मतलब जो भी काम करता था उसमें अपना 100% देता था। ठीक है, ये चीज़ रहती थी। और क्या रहता था, और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हाँ, जब पेपर में डाउट आते थे तो कैसे सॉल्व करता था। देखो मेरे दोस्त लोग थे, वो भी तैयारी उसकी एग्जाम की कर रहे थे, तो उनसे डाउट डिस्कस करता था। नहीं समझ में आता था मैं गूगल करता था। मैं पहले एक दिन अपने डाउट को देता था, मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। खुद से आएगा तो कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा तो हमेशा याद रहेगा। मैं शुरू से अपनी शॉर्ट नोट्स बनाता जाता था। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना रहता है, अपना जो आपको क्या नाम है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जैसे फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिंदी में लिखना। जो हिंदी मेरे को भाई नोट्स बेचना नहीं है, तुमको खुद को समझ में आनी चाहिए। हिंदी में लिखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ तुमको लगे डाउट उसके बारे में लिख लो। ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसी जगह ऐसा होता है, लिख लो हिंदी में भाई, कोई देखने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता था, अपने हिसाब से सारी चीज़ें अपने हिसाब से डिज़ाइन रखा था। और मैं क्या करता था, और बाकी यार 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट्स में स्टडी करता था। मतलब मैं 2 घंटे पढ़ा, देन 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट में पगला रहे हैं, गाना बजा के नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लिटरली इनसेन, कुछ भी काम करते थे यार। ठीक है, फिर 2 घंटे पढ़ाई, फिर ब्रेक, फिर ये कुछ भी, मतलब फिर एक बड़ा ब्रेक, फिर 2 घंटे। पोमोडोरो टेक्निक आप जानते होंगे, उसमें क्या होता है, आफ्टर सम आवर्स ऑफ सिटिंग आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, 15 मिनट्स का 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। देन अगेन सम आवर्स ऑफ सिटिंग आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। आफ्टर 2 सिटिंग्स आप एक लंबा ब्रेक लेते हो। फिर क्या नाम है, ऐसे आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये पोमोडोरो टेक्निक होगी फॉर स्टडिंग। इस तरीके से आप माइंड में ज़्यादा चीज़ें रिटेन करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं करता था यार। और बुक्स मैंने बताई दी है, सारी चीज़ें बता दी है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन तुमको क्या, जैसे बहुत लोग पूछते हैं, एक्चुअली आई ओन अ यूट्यूब चैनल टू, उसका नाम है डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव। ठीक है, डॉक्टर मैं बना नहीं हूँ, मैं मानता हूँ दैट इज जस्ट माई यूट्यूब चैनल नेम। डिस्प्ले नेम मेरा रिदम श्रीवास्तव ही है। ठीक है, डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव, दैट इज माई यूट्यूब चैनल नेम। एक्चुअली मैंने वो पहले से अपने लिए लिख रखा था। मेरे को एक सपना था कि यार मेरे पास कोई गाइड करने को नहीं है ना यार, मगर मैं जब सेलेक्ट होऊंगा ना तो मैं इतने लोगों को गाइड करूंगा ना कि उनको कभी भी कोई ऐसा ना हो कि सबके पास एक बड़ा भाई होगा, सबके पास एक दोस्त होगा, सबके पास एक ऐसा एक गाइड होगा कि जिसके ऊपर वो जनरली बिलीव कर सके कि हाँ ये गलत नहीं बताएगा। तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ। तो बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे आपको। ठीक है, सब लोग दे ही देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो मतलब ये था। तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि यार सुबह आप मतलब उठने का मन ना करें, मान लो 5 बजे का अलार्म लगाएं, भाई लेजीनेस आती है, सर्दी में लेजीनेस आती है। ठीक है, आप उसे कैसे टैकल करते थे? मैं पता है क्या करता था, मैं एक चीज़ पे फोकस करता था यार। एक चीज़ पूछता था अपने आप से, डेली सवाल करता था, रिदम डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना। अंदर से ऐसा जोश जुनून आता था कि यार बनना तो है, तो फिर उठना भी पड़ेगा यार। ड्रीम पाना तो उठना है। एक दिन के अंदर कोई सक्सेसफुल नहीं होता यार, छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं यार। समझो ना, लाइफ इज लाइक इंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट जोड़ते रहोगे तभी बड़ा पार्ट बनेगा। तो एक छोटी छोटे स्टेप्स की मेहनत करते रहो, तभी एक बड़ा तुम्हारा कुछ अचीव होगा। मैं जान रहा हूँ तुम लोग इस सेशन से काफी कुछ सीखे होगे, उम्मीद करता हूँ तुम लोग काफी कुछ सीखे हो। और देखो यार, और कुछ क्वेरीज रहती है या जनरल कोई क्वेरीज है, डिप्रेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें यार सब कुछ हम लोग के अंदर ही रिलाई करती, सारी चीजें हम लोग के अंदर है। बस पता है, मैंने बोला ना, सब पोटेंशियल आपके अंदर है, सिर्फ चार्ज डेवलप करना है वो। तो यार अच्छे से पढ़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एंड थैंक्स टारगेट मेडिकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि मैं आप सबों के साथ, मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं इतने बच्चों को गाइड करूं। और सही में मैं आप सबसे कहता हूं कि यार एक चीज़ अपनी लाइफ में मोटिव रखो, लाइफ कितना भी पीछे खींचना यार, रुकना नहीं है, बस फोड़ के आना है। फोड़ दोगे एग्जाम को यार तुम लोग, बस यार एक कुछ नहीं हो ना यार, मेरे को याद कर लेना, कुछ नहीं हो। ये जो इंटरव्यू आएगा इसको आप डाउनलोड करके रख लेना, जब भी डाउन फील करो सुन लेना, ना मोटिवेशन आए कहना। सो बस यार मस्त रहो, बिंदास रहो। एग्जाम के टाइम प्रेशर नहीं, चिंता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको देने का टेंशन? अपने फेलो एस्पिरेंट्स को। फेलो एस्पिरेंट्स को टेंशन कैसे दोगे? पढ़ के भाई, इतना पढ़ो ना कि तुम्हारे साथ वालों को टेंशन हो जाए। समझ रहे हो ना? और कोई तरीके से नहीं, किताब ना चुरा लेना उन लोगों की टेंशन देने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? जस्ट चिल रहो, अचीव करो अपने गोल को, ताकि तुम कुछ कर पाओ। समझ रहे हो ना? और एक बात याद रखना, मेडिकल कॉलेज में एंट्री लोगे, भले ही तुम्हारे नाम के आगे तब डॉक्टर नहीं लगेगा,
ठीक है, ऑफिशियली डॉक्टर नहीं लगेगा, मगर पता है तुम अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्त के लिए, जितने नॉन मेडिकोज होंगे सबके लिए तुम डॉक्टर साहब बन जाओगे, डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा बन जाओगे। समझ रहे हो ना? लोग तुमसे उम्मीदें रखने लगेंगे, लोग आपसे ये सब बोलने लगेंगे। मेरे से बोलते हैं जब प्लीज़ डॉक्टर बन जाना रिदम, तो मेरा फ्री में इलाज कर देना। तो हमने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो कम से कम मतलब समझो ना, आपको एक अलग इज्जत मिलती है। कहीं पे भी जाओ, बड़े बड़े लोग हैं, अरे ये यहाँ से MBBS कर रहे हैं, एक अलग तो रहता है, अरे डॉक्टर साहब आइए। सोचो मैं अभी हूँ नहीं तो इतना रिस्पेक्ट मिलती है। सोचो यार वो रिस्पेक्ट चाहिए कि नहीं। आपके पेरेंट्स को सब लोग, अरे ये डॉक्टर साहब के पापा जी हैं, ये डॉक्टर साहब की माता जी हैं, यार कितना प्राउड उन्हें फील होगा कि यार मतलब उन्होंने आपकी लाइफ, अपनी बिता दी आपको बनाने में, कुछ जो कुछ भी आपको, समझ रहे हो ना? तो उनको भी तो एक थैंक्स गिविंग का मौका मिलना चाहिए ना, आपको देना चाहिए ना उनको, कि आप उनको थैंक्स कर पाओ लाइफ में। ऐसा कुछ आपको उनको एक बड़ा गिफ्ट चाहिए, उनको कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं आपसे चाहिए, उनको बस ये गिफ्ट चाहिए। सो अगेन आई एम थैंकिंग टारगेट मेडिकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड माई सेल्फ रिदम श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। होप सो आप लोग ने जरूर कुछ सीखा होगा।